नमस्कार। दृष्टि आईएएस के पीटी 2021 के स्पेशल प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। तो आइए सबसे पहले पहली खबर की ओर नज़र दौड़ाते हैं। पहली खबर है विश्व वन्य जीव दिवस। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है और यह दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए कौन सी संस्था कार्य करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह जो दिवस है ये 3 मार्च को मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को, यानी कि तीसरे महीने की तीसरी तारीख को। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे यदि इसकी थीम की बात की जाए तो इस वर्ष चूँकि जो भी आयोजन होता है उसकी एक थीम होती है साल दर साल के हिसाब से। तो इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी वह क्या थीम रखी गई थी? तो फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, है ना। कहने का मतलब क्या है कि यह जो थीम है यह थीम दर्शाती है कि प्लैनेट यानी कि धरती और लोगों के धारणीय विकास को मद्देनज़र रखते हुए इस थीम को बनाया गया है। आगे क्या है? क्योंकि लोगों की सतत आजीविका में किसका योगदान है? वनों का योगदान है, पूरे इकोसिस्टम यानी पारितंत्र का योगदान है, और जो भी महत्वपूर्ण स्पीसीज होती हैं, जो भी इकोसिस्टम से जुड़ी हुई स्पीसीज हैं, उनका भी योगदान है ना। ये सब मिला करके जो भी पृथ्वी पर जीवन है ये कंटिन्यू है। केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों का जो जीवन है, जो वनस्पतियों का जीवन है, जो जीव जंतुओं का जीवन है, वो सब मिलाकर क्या होता है? एक पारितंत्र का ही तो निर्माण करता है। तो उस लिहाज से यह जो दिवस है एक प्रतीक है कि विश्व के जो भी वन्य जीव हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनका सही तरीके से संरक्षण किया जाए। आगे देखते हैं आगे क्या इसमें बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि 1973 में इस दिवस को मनाने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। किसके माध्यम से? तो साइट्स के माध्यम से। साइट्स के बारे में हमने पहले भी एक एपिसोड में चर्चा की है। आप चाहें तो एपिसोड 4 में उसके बारे में जान सकते हैं। साइट्स में 3 अपेंडिसेस की चर्चा मैंने की थी। उनमें कौन कौन से अपेंडिसेस का क्या महत्व है इसके बारे में मैंने बताया था। इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर यदि हम देखें तो 1973 में साइट्स के माध्यम से इस बाबत हस्ताक्षर किया गया था। वन्य जीवों और पौधों पर व्यापार के प्रभाव का आकलन करता है यह जो संगठन है, यह जो साइट्स है। यह वन्य जीवों के ऊपर जो भी व्यापार या इनका किसी भी तरीके से व्यापार किया जा रहा है या फिर इनका किसी तरीके से शोषण किया जा रहा है, उसके हिसाब से यह जो संगठन है कार्य करता है। इस संगठन का फुल फॉर्म यदि देखा जाए, फुल फॉर्म में ही कहा गया है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ व्हाट? इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, है ना। जो भी वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है उनमें भी जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं, उनके लिए ये कार्य करता है, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी करता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यह जो संगठन है अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आगे इसमें क्या कहा गया है? यह जो अभिसमय है सभी सदस्य देशों पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी है, यानी कि लीगली बाइंडिंग है। इस तरीके से सवाल परीक्षा में आ जाते हैं कि क्या यह लीगली बाइंडिंग है या फिर स्वैच्छिक है या फिर उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, किसी को कोई बाध्यता नहीं है। तो इस हिसाब से यदि मैं कहूँ तो साइट्स जो है लीगली बाइंडिंग को तरजीह देता है ना। कानूनी तौर पर बाध्यकारी है। जो भी इसके अंतर्गत देश आते हैं उनके लिए ये इसका पालन करना आवश्यक है, अपरिहार्य है। आगे देखते हैं। यदि मैं इस पूरे मामले में एक क्वेश्चन का सहारा लूं तो यूपीएससी 2015 में पीटी में एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आईयूसीएन और साइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, इनके कुछ फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया था कि आईयूसीएन में क्या बातें कही गई हैं और साइट्स में क्या बातें कही गई हैं। उस पर यह क्वेश्चन आधारित था। तो उसमें ये पूछा गया था कि आईयूसीएन जो है ये यूएन का अंग है या नहीं है, उसके हिसाब से पहला सेंटेंस था। और साइट्स के बारे में कहा गया था कि यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सरकारों के मध्य में, पहले कथन में पूछा गया था। दूसरे कथन में पूछा गया था कि जो आईयूसीएन है वो कई सारे प्रोजेक्ट्स को रन करता है। और तीसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि साइट्स जो है ये लीगली बाइंडिंग है, जिसकी चर्चा अभी मैंने की भी। तो इस तरीके से सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं यदि इसका उत्तर आपको बता दूं तो इसका उत्तर है ऑप्शन 2 और 3 इसका सही उत्तर है। क्योंकि जो आईयूसीएन है ऐसे तो देखने में लगता है कि अरे इसमें यू भी है और एन भी है ना।
लेकिन यू और एन यहाँ पर उसके लिए नहीं है, बल्कि इसका अलग ही मतलब है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन नहीं है, ठीक है। ये नेचर के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ यह संगठन है, ये उस हिसाब से कार्य करता है। ये यूएन का स्पेसिफिक संगठन नहीं है। तो वन जो है स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गया। उसके आधार पर यदि आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं, और इस तरीके से इसका जो आंसर होना चाहिए ये क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशंस, जिन भी संगठनों के बारे में आप जानकारी लेते हैं, उनके जो फीचर्स हैं उसको ज़रूर कम से कम देख लें। तो इस तरीके से यदि सवाल आते भी हैं परीक्षा में तो आपको परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं आगे की खबर क्या है। नेक्स्ट खबर है ओलिव रिडले टर्टल के कॉन्टेक्स्ट में। दरअसल खबर ये आई है कि उड़ीसा में ऋषिकुल्या से एक समुद्री तट है, वहाँ पे मास नेस्टिंग, किसका मास नेस्टिंग, तो ओलिव रिडले टर्टल्स का मास नेस्टिंग इस साल कम हो पाया है या फिर नहीं के बराबर हो पाया है। इसके पीछे क्या कारण बताया गया है कि वहाँ पर उस तट के आसपास में जो ज़मीन है वह बहुत ही, वहाँ की जो रेत है वो बहुत ही गर्म अभी इस बार रही है, और इस कारण से जो ओलिव रिडले टर्टल हैं ये सही तरीके से, सही संख्या में, जितनी संख्या पहले आती थी उनकी, उस संख्या में, उस तादाद में इस बार वो नहीं आ सके हैं। तो इसे लेकर के एक चिंता जाहिर की गई, चूँकि यह एक नेचुरल इंसिडेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ओडिशा में 2-3 ऐसे समुद्री तट हैं जो कि ओलिव रिडले के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर मैप के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो गहिरमाथा, दूसरा देवी माउथ और तीसरा ऋषिकुल्या। यहाँ पर मास नेस्टिंग होती है, ठीक है, किसकी, ओलिव रिडले टर्टल की। वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बच्चों को जन्म देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये जो तट है ये इनके लिए बहुत ही खास माना जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे इसमें क्या कहा गया है कि विशेषज्ञों ने इसके बारे में कहा है कि यह एक प्राकृतिक घटना है, मतलब इसमें बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। इसको लेकर करके उनका एक अलग मत आ रहा है। ओलिव रिडले कछुए के बारे में यदि हम कहें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हैं, है ना। किस कैटेगरी में, तो वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हैं। ये कछुए और उनके उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके माध्यम से, तो साइट्स के परिशिष्ट 1 के तहत प्रतिबंधित है ना। साइट्स के बारे में मैंने पहले भी बताया कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो भी संकटापन्न प्रजातियां हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी इसके तहत की जाती है। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इन्हें परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है एक खबर है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा को लेकर के। यह सभा का मकसद क्या था, किसने आयोजित किया, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या कुछ हैं, आइए समझते हैं। प्रकृति के साथ संबंधों को पुनर्परिभाषित करने पर बल दिया गया है इस सभा के माध्यम से, है ना। किसका संबंध, मनुष्य का संबंध। आगे इसमें क्या कुछ थीम रखा गया है, थीम की बात कहें तो स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव व्हाट, टू अचीव SDG, यानी कि स्पेशल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए किसके मजबूती की आवश्यकता है, तो नेचर के साथ जो भी तारतम्यता है उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। इस सभा की थीम यह रखी गई है, प्रकृति के संबंध में गतिविधियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ना। आगे हम देखते हैं, आगे इसमें क्या बात कही गई है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या कहा है, मेकिंग पीस विथ नेचर नाम से एक रिपोर्ट जारी की है ना। कई बार इस तरीके के रिपोर्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, इसका मकसद क्या था, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत खास है, इसे किसने जारी किया है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। आगे क्या कहा गया है, जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण से जुड़ी जो भी आपातकालीन परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक खाका इसके तहत खींचा गया है ना। इस रिपोर्ट के तहत यूनेप की पहली सिंथेसिस रिपोर्ट की बात की जाए तो वो वैश्विक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर आधारित है ना। किस पर आधारित है वो, तो वैश्विक रूप से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर यूनेप की पहली सिंथेसिस रिपोर्ट आधारित है। आगे देखते हैं आगे की खबर क्या है। इसमें ये जो SDG है इसको पाने के लिए पर्यावरणीय संकटों से निपटने
पर बल दिया जाना है, तभी हम SDG का जो गोल है 2030 तक जो ये गोल रखा गया है पाने का, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं सही तरीके से, सही मायने में, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 17 लक्ष्य हासिल करने की बात की गई है SDG के तहत, जिसमें टारगेट क्या है 2030 तक इसे पाने का टारगेट रखा गया है। विश्व को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात भी कही गई है ना। कब तक? तो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना है विश्व को, यानी कि कार्बन की जो उपयोगिता है, कार्बन का जो उत्सर्जन है, वो इस हिसाब से दिन प्रतिदिन के हिसाब से सभी देश मिलकर के कम करें, ताकि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। आगे है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के मापन में प्राकृतिक पूंजी को भी शामिल करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक पूंजी मतलब क्या? कैपिटल की बात की जा रही है। कौन सा कैपिटल? तो नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल में क्या आता है? पर्यावरण के जो भी संसाधन आते हैं वो नेचुरल कैपिटल के तौर पर ही देखे जाने चाहिए, है ना। तो इस लिहाज से ये सब बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे एक दूसरी खबर पर हम आते हैं। दूसरी खबर क्या है? स्टडी ऑन पॉल्यूशन, ठीक है ना। चूँकि प्रदूषण हमेशा चर्चा में रहता है और प्रदूषण जो है हमारे पर्यावरण को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है, तो इस लिहाज से यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह जो स्टडी है ये किस रिगार्डिंग की गई है? तो वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग की गई है। पॉल्यूशन के भी तो कई सारे टाइप्स हैं, है ना। सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की। दुनिया के शीर्ष 5 शहरों में यदि देखा जाए तो एकमात्र दिल्ली जो है भारत से शामिल है ना। जो शीर्ष 5 शहर हैं उनमें से भारत से यदि काउंट किया जाए तो भारत से दिल्ली है। मौतों की संख्या के आकलन के लिए कॉस्ट एस्टिमेटर नामक एक ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या किया गया? कॉस्ट एस्टिमेटर नामक एक ऑनलाइन टूल की उपयोगिता देखी गई है, जिसमें वायु प्रदूषण के कारण जो मौत होते हैं उसका आकलन किया जा सकता है इसके ज़रिए। आगे देखते हैं। ग्रीन पीस एक संगठन है, इसने क्या किया है? इस टूल को IQAIR और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के सहयोग से कई शहरों में तैनात किया है। किसने? ग्रीन पीस ने, है ना। महीन पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इससे सेहत पर पड़ने वाले जो भी प्रभाव हैं उसका आकलन किया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। किसके जरिए? तो इस टूल के माध्यम से, ठीक है ना। कॉस्ट एस्टिमेटर जो टूल है इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है। यदि यहाँ पर PM 2.5, PM 10, है ना, इस तरीके से मैं आपको बताऊं तो PM 2.5 के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ आते हैं, धातुएं आती हैं, उनका जो आकार होता है लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर होता है। और यदि PM 10 की बात की जाए तो उनका जो आकार होता है लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है। उनमें किसको देखा जा सकता है? उनमें जो भी परागकण यानी पॉलन होते हैं उन्हें रखा जा सकता है, डस्ट यानी धूल कण को रखा जा सकता है। इस तरीके से आप इनमें एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी खबर के अंतर्गत यदि ग्रीन पीस की मैं बात करूं, चूँकि ग्रीन पीस ने ही इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, तो दुनिया भर में पर्यावरण चेतना पैदा करने वाला यह एक विश्वव्यापी आंदोलन है और यह भी UN से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, है ना। इस तरीके से जब परीक्षा में सवाल आते हैं तो बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, पता नहीं ये UN से जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो ये भी UN से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक अलग मंच के तौर पर कार्य करता है। वर्ष 1971 में कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यदि देखा जाए तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। आगे की खबर की बात करते हैं। आगे है कार्बन वॉच ऐप। ये क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इस ऐप के जरिए एक व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित फुटप्रिंट, कौन सा फुटप्रिंट? तो कार्बन फुटप्रिंट, है ना। कार्बन फुटप्रिंट की गणना इसके द्वारा की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति यदि इस ऐप का इस्तेमाल करता है, इस ऐप को डाउनलोड करता है, तो वह जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता है कि कोई भी पर्सन कितना कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जित करता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप
कोई भी काम करते हैं, आप घर में रहते हैं, एसी चलाते हैं, आप दुकान जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, जिससे भी जाते हो, है ना, जो कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यदि आप साइकिल से जाते हैं तब तो बात ही अलग है, लेकिन यदि आप बाइक से या फिर कार से जाते हैं, दुकान में जाते हैं, वहाँ पर भी आप एसी लगा हुआ है, वहाँ पर भी लोग आते हैं जो काम करने के लिए, वो भी बाइक वगैरह से, वाहन के से आते हैं काम करने के लिए, वहाँ भी रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। तो ये सब जो उपकरण है, ये सब जो माध्यम है, ये सब माध्यम क्या दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ हो रहा है। ये अंततः क्या करते हैं, ये अंततः ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ही करते हैं, है ना। तो इनकी गणना की जाती है कार्बन फुटप्रिंट के माध्यम से। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति या एक संगठन के माध्यम से एक साल में कितना कार्बन फुटप्रिंट, कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ से में अन्य जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ वो कितना हुआ, ये एक साल के अंतर्गत ये देखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया गया है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले व्यक्ति को पानी, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन, जो भी वो वेस्टेज प्रोड्यूस करता है, जो भी वो कचरा अपने घर से बाहर निकलता है उसमें, और परिवहन से संबंधित जो भी डाटाज हैं, जो भी वो, चाहे वो ऑफिस जाता है, चाहे वो कहीं कॉलेज जाता है, जहाँ कहीं भी वो जाता है, उसका एक विवरण इसके माध्यम से उसे देना पड़ेगा। पानी की खपत, ऊर्जा खपत और अपशिष्ट उत्पादन के बारे में उसे जानकारी देनी होगी, है ना, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बताने की कोशिश की। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। आगे क्या है, जानकारियों के आधार पर एप्लीकेशन द्वारा कार्बन फुटप्रिंट की गणना की जा सकती है इसके माध्यम से, और पर्यावरणीय रूप से नागरिकों को जागरूक बनाना इसका एक अहम मकसद देखा जा रहा है। आगे देखते हैं। आगे यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो चाइना यानी चीन, चाइना को चीन भी कहते हैं ना, चीन ही चाइना है। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया यानी हमारा देश भारत, इनके हिसाब से सबसे अधिक जो कार्बन फुटप्रिंट का उत्सर्जन होता है वो चीन में होता है, उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है और उसके बाद भारत का स्थान आता है। इस तरीके से ये 2021 के हिसाब से ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट में भारत की क्या स्थिति है और चीन की क्या स्थिति है तुलनात्मक तौर पर। आगे देखते हैं। आगे एक नई न्यूज़ है, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, यानी कि वर्षा के जो प्रारूप है, वर्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। अमूमन तो ये पूरे भारत की लेवल पर यदि देखा जाए या फिर पूरे वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो इस तरीके की कई खबरें आ रही हैं कि बारिश जब होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है और जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब हो रही है। यानी कि जो पैटर्न है मौसम का, मानसून का पैटर्न भारत में भी बदल रहा है और वैश्विक स्तर पर भी मौसम का जो पैटर्न है उसमें हल्का फुल्का बदलाव देखा जा रहा है। और इसके पीछे किसे कारण बताया जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग को एकमात्र कारण बताया जा रहा है और हम अपने आप को उसमें पीछे धकेल रहे हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कारण उसका कारण है, हम नहीं कारण है, ऐसा लोग करते हैं, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। एनीवे, चेरापूंजी मासिनराम के निकटवर्ती क्षेत्र में वर्षा प्रतिरूप पर शोध किया गया है ना। आपको पता है कि पूरे विश्व भर में मासिनराम जो स्थान है, चेरापूंजी जो स्थान है मेघालय में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पर बारिश के पैटर्न पर, वर्षा के पैटर्न पर एक शोध किया गया है और 119 सालों में वर्षा आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। मासिनराम में वर्षा प्रतिरूप में कमजोरी आई है, इसे जांचा गया है, ठीक है ना। चूँकि ये जो क्षेत्र है ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये इको सेंसिटिव एरिया के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस कारण यहाँ पर शोध किया जाना लाजमी है और इस शोध से पूरे मौसम के पैटर्न के बारे में अच्छा खासा अध्ययन किया जा सकता है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है, इस मामले में यदि कारण की पड़ताल की जाए तो कारण ये बताया जा रहा है कि हिंद महासागर के तापमान में परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव मौसम पर और बारिश पर पड़ रहा है। आगे क्या बात कही गई है, मासिनराम जो है विश्व का सबसे आर्द्र स्थल है, मैंने शुरू में ही बताया, चेरापूंजी मासिनराम सबसे अधिक
बारिश वाले क्षेत्र हैं। आर्द्र स्थल का मतलब क्या हुआ, ह्यूमिड, है ना, इंग्लिश में समझ लीजिए ह्यूमिड। लगभग 10,000 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश होती है यहाँ पर। पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो हमारे देश का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर वनस्पतिक क्षेत्र में कमी आई है और क्रॉप लैंड में इजाफा हुआ है। क्रॉप लैंड का मतलब क्या, कि फसल उगाने वाला जो क्षेत्र है ज़मीन में, उसमें इजाफा हुआ है। और जो सामान्य जो प्राकृतिक वनस्पति वाला जो क्षेत्र है, जंगल सामान्य रूप से जो है, उसमें कमी आई है ना। तो ये स्थितियाँ सामने दिख रही हैं। इसका प्रमुख कारण जो है क्रॉप लैंड में हो रही निरंतर वृद्धि को माना जा रहा है ना। खेत के लिए, अनाज के लिए ज़मीन का यूज़ किया जा रहा है और जो वन है उन्हें काटा जा रहा है, तो इसका भी प्रभाव वहाँ पर देखा जा रहा है। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको पता होगा कि झूम खेती होती है, वहाँ पे बहुत प्रचलित है झूम खेती। वहाँ पर कमी के संकेत देखे जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह स्थिति देखी जा रही है। तो झूम खेती के स्थान पर दूसरे उपायों का अनुसरण किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा झूम की खेती के बारे में बताना चाहता हूँ कि झूम खेती का मतलब क्या होता है। झूम खेती का मतलब ये होता है, सिंपली होता है ये है कि जो भी लोग हैं वहाँ एक पार्टिकुलर रीजन में, चूँकि हिली एरिया ज़्यादातर वहाँ पे है, तो पार्टिकुलर रीजन में वनों को काट करके, पेड़ों को काट करके और वहाँ पर खेती करते हैं। खेती करने के बाद उसे वहाँ उस पार्टिकुलर लैंड को, प्लॉट को छोड़ करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं और उस पार्टिकुलर लैंड को कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। जब भी इस गैप में क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता फिर से बढ़ती है, फिर से वो मिट्टी की उर्वरता स्ट्रांग होने लगती है, मजबूत होने लगती है, तो वहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है फिर से वो पनपने लगती है और इस तरीके से यह कार्य चलता रहता है। यानी कि एक तरफ खेतों में काम किया गया, वनस्पति को काटा गया, लेकिन जब उस खेत को छोड़ करके आगे बढ़ा गया, 10-20 साल के लिए उस खेत को छोड़ दिया गया, तो फिर से वहाँ पर वनस्पति जो है पनपने लगी और इस तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन को जो नुकसान हुआ था पहले, वह नुकसान की भरपाई बाद में हो जाती है। लेकिन वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, वर्तमान में इसमें कमी देखी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि केवल खेत ही, हर जगह खेत का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। बस जिस पार्टिकुलर लैंड में अभी खेती की जा रही है, हमेशा उसी में खेती होती ही रहेगी, है ना। तो ऐसे में प्राकृतिक वनस्पति को फिर से पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना, उसमें केवल फसल का ही उत्पादन होगा। तो ये स्थितियाँ वहाँ पर देखी जा रही हैं। वैश्विक जलवायु के प्रति संवेदनशील होने के कारण विश्लेषण के लिए पूर्वोत्तर का चयन किया गया था, है ना। मैंने पहले भी बताया कि चूँकि यह क्षेत्र जो है पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है, इस कारण से इस रीजन का चयन किया गया था अध्ययन के लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे एक और खबर चर्चा में है, वह है ब्लू अर्थवॉर्म, है ना। इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या कुछ खास बातें कही गई हैं। खासी पहाड़ियों में, है ना, खासी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया का नाम आपने सुना होगा। तो खासी पहाड़ियों में पाए जाने वाले विशेष केंचुए पर शोध हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है पेरियोंक्स मासिनतोशी, है ना। इसकी लगभग 300 मीटर दूरी का प्रवास जो है इसने किया है, एक जगह से दूसरे जगह ये गया है। साल में 2 बार जो है ये प्रवास करता है। वसंत ऋतु में ऊपरी ढाल, जबकि शरद ऋतु में निचली ढालों की तरफ यह प्रवास करता है। प्रवास मतलब अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, फिर वहाँ से वापस चले आना। तो यह इस केंचुए की यह प्रकृति होती है। आगे देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए ये केंचुए प्रवास करते हैं। इनकी एक बड़ी विशेषता ये है कि इस प्रकार के परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। ये नीले केंचुए स्थानीय स्तर पर मृदा में उर्वरता बढ़ाते हैं। केंचुआ को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है ना, क्योंकि वे जब खेतों में जाते हैं तो वे मिट्टी को उलटते पलटते हैं, मिट्टी की जो उर्वरता है वो और इस तरीके से बढ़ती भी है। तो ये जो नीले केंचुए हैं, ब्लू अर्थवॉर्म हैं, ये मृदा में उर्वरता को बढ़ाते हैं। पारिस्थितिकी अनुकूल सतत जैविक खेती में भी इनकी बहुत भूमिका होती है और असतत भूमि उपयोग के कारण, है ना,
असतत भूमि उपयोग हो रहा है, जैसे तैसे भूमि का उपयोग किया जा रहा है, और उस क्षेत्र में जो पत्थरों की कटाई हो रही है उस पार्टिकुलर रीजन में, उसके कारण इनकी संख्या में कमी देखी जा रही है। यह चिंता का विषय है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में थोड़ा जानना होगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे में क्या कुछ बातें कही गई हैं। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि, है ना, आर्द्र भूमि। बहुत ही मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है दलदली क्षेत्र, है ना। ये जो एक तस्वीर आप सामने देख रहे हैं कुछ इसी तरीके के क्षेत्र को दर्शा रहा है। आगे देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात की जाए तो यह 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या रही? वेटलैंड्स एंड वाटर। ठीक है, वेटलैंड्स एंड वाटर इसकी थीम रही है। 2021 में एक कन्वेंशन हुआ था, उसके 50 साल पूरे हुए। कौन सा कन्वेंशन? शायद आपको याद आ रहा होगा, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ठीक है ना, रामसर कन्वेंशन 1971 में ये हुआ था। ये रामसर कहाँ है? ईरान में है ना। तो इस कन्वेंशन के कितने साल पूरे हुए हैं? 50 साल पूरे हुए हैं। और आगे हम देखते हैं इसमें और क्या कुछ खास है। भारत के पहले सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की घोषणा की गई है। भारत का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसकी घोषणा की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई के एक हिस्से के तौर पर इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नॉलेज हब के तौर पर यह काम करेगा। आगे देखते हैं आगे क्या बात कही गई है। रामसर कन्वेंशन क्या है? एक अंतर सरकारी संधि है ना, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। नेशनल एक्शंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए फ्रेमवर्क मुहैया कराना इसका महत्वपूर्ण काम है। भारत के हिसाब से यदि बात की जाए तो भारत ने 1982 में इस रामसर कन्वेंशन को लागू किया था। यदि भारत में कुल भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 4.6% हिस्से पर वेटलैंड्स हैं, है ना। कितने प्रतिशत हिस्से पर? तो 4.6% हिस्से पर वेटलैंड्स हैं। आर्द्र भूमियों का बहुत महत्व है हमारे इकोसिस्टम के लिहाज से। ये क्या करते हैं? बाढ़, सूखे और अन्य प्रकार की जो आपदाएं आने की संभावना होती है उससे ये रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोगों के भोजन और आजीविका में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस लिहाज से वेटलैंड्स का एक महत्व स्पष्ट होता है। किसी भी अन्य पारितंत्र की तुलना में अधिक कार्बन स्टोर करने की क्षमता इनमें होती है ना। ये इनकी एक विशेषता है ना। कार्बन स्टोरेज में इनकी एक अहम भूमिका भी होती है, इसको जानना चाहिए। भारत में जो भी रामसर साइट्स हैं उनका उनकी इमेज है। यदि मैं आपको टोटली में बताऊं तो टोटली भारत में 46 रामसर साइट्स हैं। पहले 42 थे, लेकिन बाद में कुछ ही दिन पहले 4 और रामसर साइट्स इंक्लूड हुए हैं और वो टोटल बढ़ करके कितने हो गए हैं? 46 हो गए हैं। आगे देखते हैं, आगे की खबर पर बात करते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, यह समिट किसने आयोजित किया है? इसे टेरी यानी टाटा एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इसे आयोजित किया गया है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि यह अमुक आयोजन किसने करवाया और जिसने ये आयोजन करवाया उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, उसके क्या कुछ फीचर्स हैं। इस तरीके से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इस लिहाज से यह जो न्यूज़ है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। WSDS यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात हो रही है। इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया टेरी के द्वारा। इसकी एक थीम रखी गई थी। उस थीम की बात की जाए तो उसकी थीम में क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, इसकी थीम रखी गई है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्लाइमेट जस्टिस पर बल दिया गया है। क्लाइमेट जस्टिस यानी कि जलवायु न्याय की बात की जा रही है, इसको फोकस में रखा गया है। भारत के हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत कार्बन उत्सर्जन क्षमता में 33 से 35% की कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो WSDS है टेरी का एक फ्लैगशिप इवेंट के तौर पर इसे माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों, व्यवसायों
अकादमियों, वैज्ञानिकों और युवाओं, इन सभी को एक मंच पर लाना इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। जितने भी क्षेत्र के जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय पर कार्य करना इसका बहुत महत्वपूर्ण मकसद है। किसका? टेरी का। किसके माध्यम से? तो WSDS के माध्यम से। आगे टेरी के बारे में यदि हम बात करें तो यह एक स्वतंत्र और बहुआयामी संगठन है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण आदि विषयों पर यह गहन शोध करता है। ठीक है, आगे हम देखें इसका मुख्य क्षेत्र क्या क्या है। संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना, सतत प्रक्रियाओं तक पहुंच को बढ़ाना और पर्यावरण एवं जलवायु पर प्रभाव को कम करना इसका एक महत्वपूर्ण मकसद है ना। इस क्षेत्र में ये कार्य करता है। आगे एक और नई खबर है, कोल बर्निंग, है ना। कोल यानी कोयला, कोयला के जलने को लेकर करके एक रिस्पॉन्सिबल फॉर हेवी एयर पोल्यूशन, है ना। एक खबर आई है कि वायु प्रदूषण में कोयला के जलने का बहुत बड़ा योगदान है। इस पर आधारित यह खबर है। उत्सर्जन पर IACCC यानी IEA-CCC की रिपोर्ट आई है। किस चीज के उत्सर्जन पर? तो कोयला आधारित कार्बन उत्सर्जन, है ना। कोयला आधारित कार्बन उत्सर्जन पर किसकी रिपोर्ट आई है? IEA-CCC की रिपोर्ट आई है। ये क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका नाम आपने सुना होगा, IEA। क्लियर कोल सेंटर, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के क्लियर कोल सेंटर के माध्यम से यह रिपोर्ट लाई गई है। इसमें क्या कहा गया है? कोयला दहन वायु प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ना। तो इस तरीके से सवाल यदि पूछा जाए कि भाई वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो उनमें कोयला दहन की जो है प्रथम भूमिका निकलकर सामने आ रही है इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस शोध के माध्यम से। उत्सर्जन मानकों को लागू करने और स्वच्छ कोयला शक्ति पर जोर दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। आगे क्या कहा गया है? प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी के अभाव में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो उत्सर्जन के बड़े केंद्र बन जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि थर्मल पावर जो है बहुत उसका योगदान रहता है विद्युत उत्पादन में, लेकिन थर्मल पावर के लिए कोयला का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है और कोयला के जलने से जो वायु प्रदूषण होता है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस तरीके से जो प्रदूषण होता है उसके नियंत्रण का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। उस लिहाज से यहाँ पर बातें कही गई हैं। कुल सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का आधे से अधिक उत्सर्जन इन संयंत्रों से ही होता है। किन संयंत्रों से? तो ताप ऊर्जा संयंत्रों से, है ना। 30% NOx नाइट्रस ऑक्साइड और 20% पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन के लिए ऐसे केंद्र जिम्मेवार माने जाते हैं, है ना। ये जो तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं ये इस तरीके से बहुत ही जिम्मेदार माने जाते हैं। लगभग 30% नाइट्रस ऑक्साइड और 20% पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन के लिए। परिवहन और उद्योग क्षेत्र में वायु प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण जो है ये है ना। पुराने कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को सेवा रद्द कर देनी चाहिए, ये एक सुझाव दिया गया है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज की बात की जा रही है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीक पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, कार्बन कैप्चर स्टोरेज का मतलब क्या हुआ। CCS, कार्बन कैप्चर स्टोरेज। इसमें आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि कार्बन को कैप्चर करके उसे स्टोर करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जहाँ पर भी हो रहा है उसे उस उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाना, उसको एक जगह पर कैप्चर करके और उसे ऐसे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करके और वहाँ पर उसे
स्टोर कर देना इस हिसाब से ताकि वो हमारे वायुमंडल के लिए नुकसानदेह साबित न हो। यह जो व्यवस्था है यह कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनाई जाती है ना। आगे देखते हैं, आगे है वन मोर टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक और टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, वह नाम क्या है, श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, है ना। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है लेकिन याद करने में क्या जाता है, श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इसका नाम है। और इस तरीके से तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 5 हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके बारे में मंजूरी दी थी और इसके लिए NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति मिल गई थी, है ना। अब जबकि यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है बल्कि सांविधिक है ना। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। सांविधिक है यानी कि इसका गठन कानून के जरिए किया गया है। कौन से कानून के जरिए, अब प्रश्न ये भी उठता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, है ना। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि यह जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण का चेयरपर्सन कौन होता है। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कोई यदि संस्था है, उस संस्था की संरचना से जुड़े हुए सवाल भी आते हैं परीक्षा में। तो इस संस्था का, इस प्राधिकरण का जो चेयरपर्सन होता है वो जो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और जो इस से जुड़े हुए जो राज्य मंत्री होते हैं, पर्यावरण राज्य मंत्री, वो इसके वाइस चेयरपर्सन होते हैं, है ना। तो ये आपको जानना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इस राज्य में यानी तमिलनाडु की चर्चा हो रही है ना, तमिलनाडु में एक लंबे समय से एक टाइगर कॉरिडोर की मांग की जा रही थी, है ना। मैंने एक शुरुआती कक्षा में बताया था एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में, कुछ उसी तरीके से है टाइगर कॉरिडोर। यानी कि बाघ को अपने एक आवास से दूसरे आवास में जाने के लिए जो एक रास्ता है, जो एक माध्यम हो सकता है, वह कॉरिडोर के तौर पर उसे जाना जाता है। तो टाइगर कॉरिडोर की बात की जा रही थी बहुत पहले से ही। मेघामलाई और श्री विल्लीपुथूर ग्रिजेल्ड स्क्विरल वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व आदि को मिलाकर टाइगर कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी। देश में टाइगर रिजर्व्स की यदि बात करें तो अभी वो 51 है। यदि जो डाटा है उसके हिसाब से, जो NTCA की वेबसाइट पर वर्तमान में उपलब्ध डाटा है, वहाँ पर 51 टाइगर रिजर्व्स की बात की जा रही है। हालांकि एक और टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में ये जी मैंने शुरू में ही बताया, यह एक सांविधिक निकाय है और इसके द्वारा अनुमति दे दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स की यदि बात की जाए हमारे देश में तो वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है ना। यहाँ पर 6 बाघ रिजर्व हैं, ठीक है ना। तो ये आपको जानना चाहिए कि महाराष्ट्र में भी 6 और मध्य प्रदेश में भी 6। पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा। पन्ना महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। सतपुरा के घने जंगल, आपने कभी कविता पढ़ी होगी तो सुना होगा। सतपुरा भी मध्य प्रदेश में है, सतपुरा भी एक टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व है, वह भी मध्य प्रदेश में है ना। अंधेरी का नाम सुना है, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, वो महाराष्ट्र में है। तो ताडोबा अंधेरी एक टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है ना। आप इस तरीके से, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, या इस तरीके से आप वन्य जीव अभयारण्यों या फिर जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी आप कुछ टेक्निक लगा करके याद कर सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से याद कर रहे हो तो अच्छी बात है ना। और एक पेंच टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ही उसका विस्तार है। ये थोड़ा सा एक विशेष है उस ख्याल से। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है।
ये एक विशेष बात है, ये आपको जानना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या खबर है। तमिलनाडु में पहले से मौजूद 4 बाघ रिजर्व्स थे। मैंने शुरू में ही बताया कि अब टोटल इनकी संख्या 5 हो गई है। तो पहले के जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? कलाकर मुदाथरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, है ना। ये 4 टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद थे और एक 5वें की बात अभी की जा रही है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स जो भी भारत में है उनको एक मैप के थ्रू दर्शाने की कोशिश की गई है। मैंने अभी बता ही दिया कि महाराष्ट्र में भी 6 हैं और एमपी में भी 6 हैं, है ना। उनमें से जो पेंच है वो उसका जो एरिया है वो महाराष्ट्र में भी है और एमपी में भी है। तो इस तरीके से आज की चर्चा हमारी यहीं पर समाप्त होती है ना। तो आज की चर्चा के आधार पर आप बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे और नोट भी किए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पर हमें अच्छे से ध्यान देना है। हमें अपने पढ़ने का जो अभी तरीका है, रिवीजन का जो समय हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम किस तरीके से और मजबूत करें और अच्छे से हम अपना रिवीजन कर पाएँ। तो आज की चर्चा में इतना ही। जाते जाते मैं आप लोगों को ये भी सूचना दे दूं कि हमारे दृष्टि के इंग्लिश चैनल पर पीटी रिवीजन 2021 की जो सीरीज़ शुरू हुई है उसमें भी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को स्टार्ट किया गया है। यदि आप या आपके कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो बेशक उस चैनल पर जाकर करके यह लाभ उठा सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।